स्वागत है। आज हम पैसों को लेकर हमारी सोच को, हमारी पूरी परवरिश को एक तरह से चैलेंज करने वाली हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। बिल्कुल। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का एक बहुत ही डिटेल्ड सारांश। और ये किताब सिर्फ अमीर बनने के टिप्स नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग माइंडसेट्स की कहानी है। हाँ, दो पिताओं की कहानी। एक थे पुअर डैड, जो लेखक के असली पिता थे, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी, लेकिन सारी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। और आज हमारी कोशिश इसी फर्क की जड़ तक जाने की है। हम उन 6 सबकों पर बात करेंगे जो ये किताब सिखाती है। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर वो कौन सी सोच है जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करती है। तो चलिए पहले सबक से ही शुरू करते हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया है जो दिमाग हिला देता है। कौन सा? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में बहुत उल्टा लगता है ना? हाँ, क्योंकि हम सबको तो यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे कमाओ। लेकिन किताब कहती है कि ये रैट रेस में फंसने का पहला कदम है। सोच में से समझाने के लिए एक गधे और गाजर वाली कहानी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कि गधे के आगे गाजर लटका दो तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता रहेगा, पर कभी पकड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये रैट रेस असल में काम कैसे करती है? मतलब कौन सी चीजें जो हमें इस चक्कर में फंसाए रखती हैं? दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस हैं। ओके। डर और लालच। पहले नौकरी ना मिलने का डर, बिल ना चुका पाने का डर। ये डर हमें एक नौकरी पकड़ लेने पर मजबूर करता है। सही बात है। फिर जैसे ही पहली सैलरी आती है, लालच अपना काम शुरू कर देता है। हम उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। एक बेहतर फोन, एक अच्छी कार, शायद एक बड़ा घर। बिल्कुल। और फिर ज्यादा खर्चों को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रमोशन का इंतजार करते हैं, सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। एग्जैक्टली। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। और इस लूप को तोड़ने का पहला कदम है इन भावनाओं को पहचानना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, भावनाओं में बहना नहीं। सोर्स में लेखक के बचपन का एक किस्सा भी है शायद। हाँ, एक कमाल का किस्सा है। उनके रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त को अपने एक स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम दिया। 10 सेंट? हाँ। कुछ हफ्तों बाद लेखक ने शिकायत की कि पैसे बहुत कम है। कोई भी बच्चा ये करता। बिल्कुल। लेकिन रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाने के बजाय उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या मतलब? फ्री में काम? हाँ, उन्होंने कहा अब तुम फ्री में काम करोगे। वो उन्हें रैट रेस से बाहर निकलकर सोचना सिखाना चाहते थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसी अनुभव ने उन्हें बिजनेस का पहला पार्ट सिखाया। उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क हर हफ्ते पुरानी कॉमिक्स के कवर का ऊपरी हिस्सा फाड़कर फेंक देती थी। अच्छा, वो शायद डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेजने के लिए होता है? हाँ, बिल्कुल। तो लेखक ने उन बिना कवर वाली कॉमिक्स को इकट्ठा करने की इजाजत मांगी और अपने घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। अरे वाह! वो दूसरे बच्चों से 10 सेंट का एडमिशन फीस लेते थे, जिसमें वो 2 घंटे तक जितनी चाहे कॉमिक्स पढ़ सकते थे। कमाल है। मतलब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पैसा उनकी जेब में आ रहा था, जबकि उन्हें लगातार वहां मौजूद रहने की भी जरूरत नहीं थी। यही पॉइंट है। उन्होंने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। उन्होंने कम सैलरी के लिए बॉस को दोष देने के बजाय प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यही मानसिकता का पहला और सबसे बड़ा शिफ्ट है। एब्सोल्युटली। तो रैट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम तो ये समझना है कि आप उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन सिर्फ समझ से तो बिल नहीं भरते। नहीं, पैसों की भाषा सीखना, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, और इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है ये समझाने के लिए सोर्स में 1923 की एक मीटिंग का जिक्र है। अच्छा। शिकागो के एक होटल में उस वक्त के कुछ सबसे बड़े बिजनेस टाइकून इकट्ठा हुए थे। चार्ल्स श्वाब, स्टील कंपनी के हेड, सैमुअल एनसोल, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट। मतलब आप सोचिए, उस कमरे में अमेरिका की सरकार से भी ज्यादा पैसा था। सुनने में तो ये किसी पावर मीटिंग जैसा लगता है। तो फिर क्या हुआ? 25 साल बाद इनमें से ज्यादातर लोगों का अंत बहुत बुरा हुआ। मतलब? कोई दिवालिया हो गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई जेल में था। अरे! ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे मैनेज करना और ग्रो करना बिल्कुल अलग गेम है। और ज्यादातर लोग पहले वाले पर ही अटके रह जाते हैं। सोर्स में इसी बात को समझाने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, कि अगर आपको इतनी ऊंची इमारत बनानी है तो आपको बहुत गहरी मजबूत नींव खोदनी पड़ेगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच की कंक्रीट स्लैब वाली नींव पर ही एक गगनचुंबी इमारत खड़ी करने की कोशिश करते हैं। और वो 6 इंच की नींव है हमारी स्कूली शिक्षा,
स्कूल हमें प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना सिखाते हैं, लेकिन हमें पैसे की भाषा नहीं सिखाते। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट कैसे काम करता है, ये सब हमें नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल। बिना इस वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव के अगर अचानक बहुत सारा पैसा आ भी जाए तो वो टिकेगा नहीं। जैसे लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। एग्जैक्टली। तो ये वित्तीय ज्ञान की नींव का पहला पत्थर क्या है? कहां से शुरू करें? पहले 2 सबक एक तरह से हमें तीसरे और सबसे जरूरी सबक के लिए तैयार करते हैं। और वो क्या है? अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो शायद वो यही होगी, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना और हमेशा एसेट्स खरीदना। ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये शब्द तो सुने हैं, पर किताब इन्हें कैसे समझाती है? बहुत ही आसान तरीके से, कोई मुश्किल जार्गन नहीं। बताइए। एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, पुट्स मनी इन योर पॉकेट। ओके। और लायबिलिटी वो हर चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। बस। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। और ये परिभाषा सुनने में जितनी सरल है, अपनाने में उतनी ही मुश्किल। असल में ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का नियम नहीं है, ये दुनिया देखने का एक नजरिया है। मतलब? किताब का असली जादू इस बात में है कि वो लोगों को अपनी हर खरीदारी से पहले सिर्फ एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या मेरे पैसे खर्च करवाएगी? ये एक छोटा सा सवाल सोच को पूरी तरह बदल देता है। हाँ। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं होगी। हमारे समाज में तो अपना घर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, एक तरह की सुरक्षा। बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपने घर को ही अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। तो क्या ये किताब उस पूरी सोच को ही चुनौती दे रही है? हाँ, सीधे तौर पर। किताब के हिसाब से जिस घर में आप खुद रहते हैं वो एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। हाँ, ये सब तो खर्चे हैं जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। बिल्कुल। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिसे किराए पे दे सके। अच्छा। उस किराए से जो आमदनी होती है उससे वो अपने खर्चे पूरे करते हैं और फिर बचे हुए पैसे से और एसेट्स खरीदते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। एसेट से पैसा आता है और उसी से वो अपनी लायबिलिटीज जैसे कि कार या बड़ा घर को फाइनेंस करते हैं। हाँ, जबकि मध्यम वर्ग पहले लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे लोन पर कार या घर, और फिर उन्हें चुकाने के लिए अपनी नौकरी पर और ज्यादा निर्भर हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो अमीरों को और अमीर बनाता है और बाकियों को रैट रेस में फंसाए रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें आखिर में खरीदते हैं, जब उनके एसेट्स उनके लिए इतना पैसा कमा रहे हों कि वो उसे अफोर्ड कर सके। सही पकड़ा। ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है, और ये सीधे तौर पर चौथे सबक से जुड़ता है जो कहता है अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी नौकरी यानी प्रोफेशन और आपका बिजनेस यानी बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देते हैं, जो असल में किसी और का बिजनेस है। तो अपने बिजनेस का मतलब क्या हुआ? अपने एसेट कॉलम को मजबूत करना। इसे समझाने के लिए सोर्स में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की कहानी बताई गई है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, जब रे क्रॉक एक यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ? और सबने कहा होगा हैमबर्गर बेचना। बिल्कुल, सारे स्टूडेंट्स हंसे और यही कहा, लेकिन रे क्रॉक ने कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट? ये कैसे? वो तो बर्गर बेचते थे। सुनने में अजीब लगता है, पर सोचिए कितना शानदार मॉडल है। वो बर्गर बेचकर अपनी फ्रेंचाइजी को जिंदा रखते हैं, लेकिन उनकी असली दौलत उन प्राइम लोकेशंस की जमीन से बनती है जो वक्त के साथ और कीमती होती जाती है। अच्छा। बर्गर बिजनेस उनका कैश फ्लो इंजन है और रियल एस्टेट उनका वेल्थ क्रिएशन इंजन। उनकी फ्रेंचाइजी लेने वाला बर्गर बेचता है, लेकिन उस दुकान के नीचे की जमीन का मालिक रे क्रॉक का कॉर्पोरेशन होता है। तो एक बैंकर का प्रोफेशन बैंकिंग हो सकता है, लेकिन उसका बिजनेस उसके एसेट्स होने चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किराए की प्रॉपर्टी। संदेश ये है कि अपनी 9 to 5 जॉब करते रहो, लेकिन उससे जो पैसा कमाओ उसे ऐसी चीजों में लगाओ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए पैसा कमाएं। अपने खर्चों को कम रखें और अपनी कमाई को लगातार अपने एसेट कॉलम में डालते रहें। बिल्कुल। जब आपका एसेट कॉलम इतना मजबूत हो जाए कि उससे होने वाली आमदनी आपके खर्चों से ज्यादा हो, तब आप असल में आर्थिक रूप से आजाद हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 4 सबक देखे। रैट रेस से बाहर सोचो, पैसों की भाषा सीखो, एसेट्स खरीदो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो।
लेकिन 5वां सबक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, द रिच इन्वेंट मनी। यानी अमीर पैसा बनाते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या वो नोट छापते हैं? हंसते हुए, नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि वो ऐसे मौके देखते और बनाते हैं जो आम आदमी को दिखाई नहीं देते। इसके लिए तो बहुत होशियारी चाहिए होगी। होशियारी से ज्यादा हिम्मत, रचनात्मकता और थोड़ी दिलेरी भी चाहिए। किताब कहती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर उसे ट्रेन किया जाए तो वो पलक झपकते ही जबरदस्त दौलत बना सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है? सही समय पर सही जगह होना? नहीं, इसे सीखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है खुद पर शक करना और रिस्क लेने से डरना। ज्यादातर लोग मौकों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं। इसका कोई उदाहरण है सोर्स में? हाँ, लेखक ने 90 के दशक का अपना एक रियल एस्टेट का अनुभव बताया है। उस वक्त फीनिक्स में इकोनॉमी बहुत खराब थी और रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया था। हाँ, ऐसे समय में तो ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे होंगे, खरीदने की नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन लेखक ने दिमाग लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर ढूंढा जो फोरक्लोजर में था और उसकी कीमत $75,000 थी। ओके। उन्होंने उसे सिर्फ $20,000 में खरीद लिया, वो भी किसी और से $2,000 उधार लेकर। फिर उन्होंने उस घर को $60,000 में बेचने का विज्ञापन दिया। मतलब सीधे $40,000 का मुनाफा? रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। जब एक खरीदार मिला तो वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहा था। तो डील नहीं हुई? हुई। लेखक ने खुद उसे फाइनेंस कर दिया। उन्होंने खरीदार से कोई डाउन पेमेंट नहीं ली, बल्कि उससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवाया जिसमें खरीदार हर महीने उन्हें किश्तें चुकाएगा, ब्याज के साथ। अरे वाह! इस तरह लेखक ने बिना अपनी जेब से एक पैसा लगाए $40,000 का एक नया एसेट बना लिया जो उन्हें हर महीने पैसिव इनकम दे रहा था। ये है दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बनाना। उन्होंने एक ऐसी डील बनाई जो दोनों के लिए फायदेमंद थी। बिल्कुल। वाह, ये तो सच में आउट ऑफ द बॉक्स सोच है। और ये हमें सीधे आखिरी सबक पर ले जाता है जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है। कौन सा? पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। बिल्कुल। ये पुअर डैड और रिच डैड की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। पुअर डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन और अच्छी सैलरी की बात करते थे। उनका मानना था कि एक ही फील्ड में स्पेशलाइज करो। हाँ, जबकि रिच डैड हमेशा नई नई स्किल सीखने पर जोर देते थे। इसके लिए किताब में एक पत्रकार की कहानी है ना? हाँ, जो एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी और लेखक ने जब उसकी लिखी हुई कुछ चीजें पढ़ी तो वो बहुत प्रभावित हुए। लेकिन फिर उन्होंने उसे सेल्स यानी बेचने की कला सीखने की सलाह दी। ये सुनकर वो पत्रकार नाराज हो गई। क्यों? उसने कहा, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं, मैं सेल्स पर्सन क्यों बनूं? मुझे सेल्स पर्सन पसंद नहीं है। और यहीं पर वो असल मुद्दा चूक गई। बिल्कुल। मुद्दा ये है कि दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। आपको अपने आइडिया या प्रोडक्ट को बेचना भी आना चाहिए। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। लेखक ने खुद अपनी जिंदगी में यही किया। उन्होंने भी अलग अलग काम किए। हाँ, उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की ताकि वो लीडरशिप सीख सकें। फिर वहां से निकलकर जेरोक्स कंपनी में काम किया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो बेचने की कला सीख सकें, जो उनके शर्मीले स्वभाव के कारण उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। तो संदेश ये है कि शॉर्ट टर्म सैलरी के बजाय लॉन्ग टर्म लर्निंग पे फोकस करो। हाँ, उन नौकरियों को चुनो जहां तुम अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग या कानून जैसी स्किल सीख सको, भले ही वहां पैसे कम मिले। क्योंकि ये स्किल्स मिलके तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाती हैं। सही कहा। एक स्किल पर निर्भर रहना आज के समय में बहुत रिस्की है। पुअर डैड की दुनिया स्टेबल थी, लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो मल्टीपल स्किल्स होना ही असली जॉब सिक्योरिटी है। बिल्कुल। तो रिच डैड पुअर डैड के सारांश से इन 6 सबकों का सार यही है कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। नहीं। ये पैसे को लेकर अपनी पूरी मानसिकता, अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने के बारे में है। ये रैट रेस से बाहर निकलने और अपने लिए संपत्ति बनाने के बारे में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो है लगातार सीखते रहना, वित्तीय रूप से साक्षर बनना और अपने सबसे शक्तिशाली एसेट अपने दिमाग में निवेश करना। सही बात है। क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो ज्ञान आपने हासिल कर लिया है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और उसी ज्ञान से पैसा बनाया जाता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो आज के इस तेजी से बदलते समय में
वो कौन सी एक नई स्किल या जानकारी है जिसमें निवेश करना आपके वित्तीय भविष्य को सबसे ज्यादा मजबूत कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।